हर दिन हम अपनी लाइफ में हज़ारों चेंजेस देखते हैं। जैसे लोहे पर धीरे धीरे जंग लग जाता है, एक छोटी सी माचिस जलते ही रोशनी और हीट देने लगती है, दूध कुछ घंटों बाद दही बन जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब चेंजेस के पीछे साइंस क्या है? इन सभी एग्जाम्पल्स में एक कॉमन बात है कि नए सब्सटेंसेस बनते हैं। इसी प्रोसेस को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। तो आज हम एनसीईआरटी के चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को बिल्कुल बेसिक से सिंपल लैंग्वेज में और डिटेल्स के साथ समझेंगे। तो आइए जानते हैं कि ये केमिकल रिएक्शंस होती क्या हैं। This is a process in which one or more substances react to form one or more new substances with different properties is called a chemical reaction. तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करते हैं और बिल्कुल एक नया सब्सटेंस बना देते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि रिएक्शन के बाद जो नए सब्सटेंसेस बनते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ पहले वाले सब्सटेंसेस से अलग होती हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हाइड्रोजन जो एक जलने वाली गैस है और दूसरी ऑक्सीजन जो जलने में मदद करती है, लेकिन जब ये दोनों आपस में सही कंडीशंस में रिएक्ट करती हैं तो वाटर बनता है। अब सोचिए, पानी ना जलता है और ना ही जलने में मदद करता है, यानी रिएक्टेंट्स की प्रॉपर्टीज़ और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग अलग हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शंस के बाद एक नया सब्सटेंस बनता है। अब रिएक्शन से पहले जो सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें रिएक्टेंट्स कहते हैं और रिएक्शन के बाद जो नए सब्सटेंसेस बनते हैं उनको प्रोडक्ट कहते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि हमारे आसपास केमिकल रिएक्शंस जो हो रही हैं हम उनको पहचानेंगे कैसे? तो केमिकल रिएक्शंस को पहचानने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट और भी बहुत कुछ। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक होती है चेंज इन स्टेट, यानी किसी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट का बदल जाना। केमिकल रिएक्शन के दौरान कोई सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या गैस से सॉलिड बन सकता है। फॉर एग्जांपल, जब हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करती है तो लिक्विड वाटर बनता है। यहाँ रिएक्टेंट्स गैसेस हैं लेकिन प्रोडक्ट लिक्विड है, इसीलिए चेंज इन स्टेट कहते हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन कलर। जब आयरन की कील को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला जाता है जो कि ब्लू कलर का होता है, तो सॉल्यूशन का कलर जो है वो ब्लू कलर से ग्रीन कलर का हो जाता है। ये कलर चेंज केमिकल रिएक्शन का साइन है, जिसमें आयरन कॉपर सल्फेट के साथ मिलकर कॉपर को डिस्प्लेस करके कॉपर की जगह ले लेता है और फेरस सल्फेट बना लेता है एंड कॉपर बेचारा अलग हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन को मिलाया जाता है तो एक येलो कलर का लेड आयोडाइड बनता है जो सॉल्यूशन के नीचे बैठ जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। इसे इनसॉल्यूबल सॉलिड को प्रेसिपिटेट कहते हैं। ये इनसॉल्यूबल इसलिए क्योंकि ये सॉल्यूशन में घुलता नहीं है, अलग ही दिख जाता है कि इनसॉल्यूबल है। तो अगला कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन टेम्परेचर। जब हम क्विकलाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड तो बनता है, लेकिन उसके साथ बहुत सारी हीट निकलती है जिससे जो बर्तन होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। इससे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शंस के दौरान हीट भी रिलीज़ हुई है। इसीलिए आप लोग याद रखिए, अगर किसी रिएक्शन के दौरान गैस निकले, कलर चेंज हो, प्रेसिपिटेट बने या कोई टेम्परेचर में चेंज आए तो ये सब केमिकल रिएक्शन के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो अब हम समझेंगे कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। तो देखो, केमिकल रिएक्शन को वर्ड्स की जगह सिंबल्स और फॉर्मूले की मदद से लिखा जाता है। इसी रिप्रेजेंटेशन को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या है? एक वर्ड इक्वेशन है। इसी को हमें केमिकल इक्वेशन में लिखना है। जैसे मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या होता है? Mg, ऑक्सीजन का O2। तो Mg प्लस O2 गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड को कैसे लिखेंगे? MgO।
यहाँ पर Mg और O2 रिएक्टेंट्स हैं और MgO प्रोडक्ट है। लेकिन ध्यान दीजिए इस इक्वेशन में ऑक्सीजन के एटम्स दोनों साइड्स पर बराबर नहीं है। जैसे अगर आप रिएक्टेंट साइड में देखेंगे तो ऑक्सीजन के एटम्स जो हैं वो 2 हैं, लेकिन आप प्रोडक्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑक्सीजन का एटम है। इसीलिए इस इक्वेशन को हम अनबैलेंस्ड इक्वेशन कहेंगे। अब अगली टॉपिक में हम इसे स्टेप बाय स्टेप बैलेंस करना सीखेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशंस। आप लोगों को बिल्कुल फोकस से समझना है, तभी वो समझ आएगा, ओके। तो आइए जानते हैं व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड इक्वेशन। एक बैलेंस इक्वेशन होती क्या है। तो बैलेंस इक्वेशन का मतलब होता है कि रिएक्शन के दोनों साइड यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में हर एलिमेंट के एटम्स की संख्या बराबर हो, यानी कि रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू प्रोडक्ट्स। तो बैलेंसिंग की ज़रूरत हमें पड़ती क्यों है? क्योंकि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स ना तो नए बनते हैं और ना ही ख़त्म होते हैं। वो सिर्फ एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में रीअरेंज हो जाते हैं। इसी बात को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। इस लॉ के अकॉर्डिंग रिएक्शन से पहले जितने एटम्स और जितना टोटल मास होता है, रिएक्शन के बाद भी उतना ही रहता है। इसीलिए हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है ताकि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों तरफ हर एलिमेंट के एटम्स की संख्या बराबर हो। यानी अगर रिएक्टेंट साइड में मान लो 4 ऑक्सीजन है तो प्रोडक्ट साइड में भी 4 ही होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हम बैलेंस करते हैं, तभी इक्वेशन साइंटिफिकली करेक्ट मानी जाती है। मतलब जब तक हम बैलेंस नहीं करेंगे, जब तक वो इक्वेशन करेक्ट नहीं मानी जाएगी। एक बैलेंस्ड इक्वेशन ही साइंटिफिकली करेक्ट इक्वेशन होती है। तो आइए अब जल्दी से एक इक्वेशन को बैलेंस करना सीखते हैं। तो यहाँ स्क्रीन पर आपको एक रिएक्शन दिखाई दे रही होगी। Fe रिएक्ट्स विद H2O टू फॉर्म Fe3 4 एंड H2। अब इस इक्वेशन को स्टेप बाय स्टेप बैलेंस करेंगे। सबसे पहले स्टेप 1 हमें फॉलो करना है, वो है काउंट द एटम्स। हमें एटम्स काउंट करने हैं हर एक एलिमेंट के। सबसे पहले इक्वेशन के दोनों तरफ हर एलिमेंट के एटम्स की संख्या काउंट करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एलिमेंट्स लिखे, एलिमेंट कौन कौन से हैं, Fe, H और O। रिएक्टेंट्स लिखेंगे, रिएक्टेंट्स में कितने हैं एटम्स, और फिर प्रोडक्ट्स में देखेंगे कितने हैं। तो देखो रिएक्टेंट्स में क्या नज़र आ रहा है कि Fe 1 है, तो मैंने Fe के आगे 1 लगा दिया। हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं आपको, 2 दिख रहे हैं, यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं हमको, 1 दिख रहा है, तो यहाँ पे हमने 1 लगा दिया। अब प्रोडक्ट साइड में हम देखते हैं, प्रोडक्ट साइड में Fe कितने हैं हमारे पास, 3 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, और ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आयरन और ऑक्सीजन के एटम्स बराबर नहीं हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उस एलिमेंट को बैलेंस करते हैं जिसके एटम्स ज़्यादा डिफरेंस में हैं। यहाँ ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड पर 4 हैं और रिएक्टेंट साइड पर सिर्फ 1, ठीक है। इसीलिए H2 के आगे कोफिशिएंट 4 लगा दो। H2 के आगे क्या लग जाएगा, कोएफिशिएंट लग जाएगा 4, जिससे हमारी रिएक्शन कुछ ऐसी हो जाएगी, Fe + 4H2O गिव्स आउट Fe3O4 + H2। अब रिएक्टेंट साइड पर हाइड्रोजन के 8 एटम्स हो गए, यहाँ 4 2 8 एटम्स हो गए। इसीलिए प्रोडक्ट साइड पर H2 के आगे 4 लगा देते हैं। H2 के आगे हमने 4 लगा दिए, यहाँ भी 4 2 8 हो गए, ठीक है। अब सिर्फ आयरन बचा है। प्रोडक्ट साइड पर आयरन के 3 एटम्स हैं, रिएक्टेंट साइड पर Fe के सिर्फ 1 ही एटम है, तो इसके आगे भी हम 3 लगा देंगे। अब जल्दी से चेक करते हैं। देखो प्रोडक्ट साइड पे Fe भी 3 है और रिएक्टेंट पे भी 3 है। हाइड्रोजन देखो 4 2 8 8 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 4 2 8 8 हाइड्रोजन है। 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है। ओके, दिस इज़ द बैलेंस्ड इक्वेशन। हो गई हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड। तो यहाँ पे एक और रिएक्शन बैलेंस करते हैं। हमें एल्यूमिनियम सल्फेट दिया गया है जो बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बना रहा है। यहाँ पर एल्यूमिनियम सल्फेट भारी भरकम सा कंपाउंड है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 हैं रिएक्टेंट साइड पर, तो प्रोडक्ट साइड पे भी हम कोएफिशिएंट 2 लगा देंगे एल्यूमिनियम के आगे।
अब जब हम एल्यूमिनियम के आगे 2 लगा रहे हैं तो क्लोरीन भी बदल जाएगा, क्योंकि वो भी उसके पास लगा हुआ है। क्लोरीन यहाँ पे 3 है, लेकिन हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 3 ज़ा 6 क्लोरीन हो गए। तो हमें रिएक्टेंट साइड पे भी क्लोरीन 6 करने होंगे। यहाँ 2 क्लोरीन है, हम यहाँ 3 कोएफिशिएंट लगा देंगे, 3 2 ज़ा 6 क्लोरीन हो गए। अब जब हमने क्लोरीन को चेंज करा है तो इससे बराबर में चिपका हुआ एलिमेंट बेरियम भी चेंज होगा। बेरियम यहाँ पर 3 है, तो हम प्रोडक्ट साइड में भी बेरियम के आगे 3 लगा देंगे। अब यहाँ बेरियम भी 3 हो गए और सल्फेट भी यहाँ पर 3 हो गए, क्योंकि वो भी इससे चिपका हुआ है। जो एलिमेंट चिपका हुआ है वो भी चेंज हो जाता है। कितने हो गए? 3 सल्फेट हो गए यहाँ पर। रिएक्टेंट साइड में आप चेक करोगे तो सल्फेट भी यहाँ पर 3 ही है। तो देखो सब सारे एलिमेंट्स जो हैं वो बैलेंस हो चुके हैं। एल्यूमिनियम 2, सल्फेट 3, बेरियम 3, क्लोरीन 6 और रिएक्टेंट साइड में भी बराबर हो चुके हैं। ये क्वेश्चंस हैं कुछ आपके होमवर्क के लिए, इनको ट्राई ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर शेयर ज़रूर करना। ओके, अब एक इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल देखते हैं। घरों की दीवारों को सफ़ेद करने के लिए स्लेक्ड लाइम का यूज़ होता है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, जिसका फॉर्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस। इसका यूज़ होता है जब दीवारों पर स्लेक्ड लाइम लगाया जाता है तो ये हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे रिएक्ट करता है और कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, CaCO3 बनाता है और वाटर बनाता है, जिसे हम H2O कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट एक सफ़ेद और हार्ड लेयर बनाता है जो दीवारों को चमकदार और स्मूथ फिनिश देती है। इसी वजह से वाइट वॉश की हुई दीवारें 2 से 3 दिन बाद और ज़्यादा सुंदर और शाइनी दिखती हैं। मार्बल भी कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 से ही बनता है। इसकी केमिकल रिएक्शन कुछ इस तरह होती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। अब तक हमने केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखा। अब जानते हैं कि केमिकल रिएक्शंस कितने प्रकार की होती हैं। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हमें टोटल 4 टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक एक रिएक्शन को डिटेल में समझते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलकर एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लेक्ट लाइम बनाते हैं। इस रिएक्शन में बहुत हीट रिलीज होती है, इसीलिए बीकर गर्म हो जाता है। ऐसी रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। अभी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो होती हैं वो प्रोडक्ट्स बनने के साथ साथ हीट भी रिलीज़ करती हैं, उन्हें एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर की रिएक्शन होती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेट लाइम बनता है, उसके साथ काफ़ी सारी हीट भी रिलीज़ होती है। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो होती हैं वो हीट एब्जॉर्ब करती हैं अपने सराउंडिंग से, मतलब उनको अपनी रिएक्शन करने के लिए हीट चाहिए होती है। इस टाइप के रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट होती है, उसको हीट चाहिए होती है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटने के लिए। ठीक है, इस टाइप के रिएक्शंस को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। आप ऐसे याद कर सकते हो, एक्सो मतलब एग्जिट ऑफ हीट, मतलब हीट बाहर आती है। एंडो मतलब एंटर ऑफ हीट, हीट अंदर आती है। अब दूसरी टाइप ऑफ जो रिएक्शन है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट है। इसमें एक रिएक्टेंट टूटकर 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाता है। डिकम्पोजिशन नाम का मतलब ही होता है टूटना। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाती है। ये रिएक्शन मैंने अभी बताया था, किसका एग्जाम्पल है ये? एंडोथर्मिक रिएक्शन का, क्योंकि इसको हीट चाहिए। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरह की हो सकती हैं। एक तो थर्मल डिकम्पोजिशन, जब डिकम्पोजिशन हीट से हो उसे थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। एंड जब डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी से हो तो उसे इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। एंड जब डिकम्पोजिशन लाइट की वजह से हो तो उसे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। अब थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से बाहर कर देता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है A + BC गिव्स आउट AC+B। A क्या है? स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, इसीलिए वो B को, जो एक वीक रिएक्टिव एलिमेंट है, उसको हटाकर उसकी जगह लेकर
C के साथ जुड़ जाता है और B अलग हो जाता है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जिंक जब रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट के साथ, जिंक जो कि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है उसको हटाकर उसकी जगह लेकर जिंक सल्फेट बना लेता है एंड कॉपर अलग हो जाता है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ज़्यादा रिएक्टिव कौन है एंड कम रिएक्टिव कौन है? तो इसके लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज़ आती है इस तरीके की, जिसमें सबसे ज़्यादा जो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं वो ऊपर होते हैं, उसके बाद रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है। जैसे पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। तो इसको आप याद कर लेना। आप ऐसे याद कर सकते हो, एक ट्रिक है, कटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जैन फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली सिल्वर ऑडी। इसमें कैटरीना के के से हो जाएगा पोटेशियम, कटरीना ने तो एन से हो जाएगा सोडियम, एंड कार सी ए कैल्शियम, एंड मांगी MANG एम से हो जाएगा मैग्नीशियम, एंड ऑल्टो से AL से हो जाएगा एल्यूमिनियम, जैन Z से हो जाएगा जिंक, फरारी F से हो जाएगा आयरन, एंड फिर का जो P है P से हो जाएगा लेड, एंड हाई H से हो जाएगा हाइड्रोजन, CU कॉपर, एंड सिल्वर ऑडी, सिल्वर मतलब AG और ऑडी गोल्ड। ऐसे आप इस टेबल को याद कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, याद करना ज़रूरी। तो अब नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन पे मूव करते हैं जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो कंपाउंड्स अपने आयंस एक्सचेंज करते हैं और दो नए कंपाउंड्स बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे जनरल फॉर्म में लिखा है AB + CD गिव्स आउट AD + BT, AD + BC। तो यहाँ इंटर एक्सचेंज हो गया। जैसे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके एक दूसरे के जो साथी हैं उनको बदल लेते हैं। यहाँ पर बेरियम सल्फेट एक वाइट प्रेसिपिटेट के रूप में मिलता है। प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया था। ओके, तो यहाँ पे हमने चारों रिएक्शंस को डिस्कस कर लिया है। आपको याद रखना है कि कॉम्बिनेशन में सब्सटेंस जुड़ते हैं, डिकम्पोजिशन में टूटते हैं, डिस्प्लेसमेंट में एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से रिप्लेस कर देते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट में अपने आयंस एक्सचेंज करते हैं। इनकी रिएक्शंस की मदद से हम आसपास होने वाले कई केमिकल चेंजेस को समझ पाते हैं। अब हमें दो टाइप की रिएक्शंस और पढ़नी है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के साथ। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है? जब किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होती है या हाइड्रोजन रिमूव होती है, मतलब इनमें से एक काम हो रहा होगा, या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा या हाइड्रोजन रिमूव हो रही होगी, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। जैसे कि यहाँ कॉपर रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। यहाँ कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। कॉपर ने ऑक्सीजन गेन की है, कॉपर को ऑक्सीजन मिल गई, इसलिए कॉपर ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अब बात करते हैं रिडक्शन रिएक्शंस की। रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती हैं? जब किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन रिमूव होती है, या तो ऑक्सीजन रिमूव हो रही है या हाइड्रोजन ऐड हो रही है, उस प्रोसेस को रिडक्शन कहते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर और वाटर बना लेता है। तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन था, लेकिन प्रोडक्ट बनने के बाद कॉपर के पास से ऑक्सीजन चला गया, तो यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया। इसीलिए यहाँ पर कॉपर जो हो गया वो रिड्यूस हो गया, कॉपर ने ऑक्सीजन को खो दिया, कॉपर रिड्यूस हो गया। तो रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती हैं? तो कई रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं, ऐसी रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन है जो मिलकर कॉपर और वाटर बना रहे हैं। तो यहाँ पे कॉपर को अगर आप देखोगे, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया, यानी कि उसका रिडक्शन हो गया, उसके पास से ऑक्सीजन जो उसका दोस्त था वो चला गया। ठीक है, ऑक्सीडेशन में आप बोल सकते हो ऑक्सीजन दोस्त, ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो, एंड रिडक्शन में ऑक्सीजन दुश्मन। ठीक है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन हमारा दोस्त होता है, लेकिन रिडक्शन में ऑक्सीजन दुश्मन होता है। ऑक्सीडेशन गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे अपने दोस्त को खो देता है, इसीलिए उसका रिडक्शन हो रहा होता है। तो यहाँ पे ये रिडक्शन हो गया कॉपर ऑक्साइड का।
यहाँ पे आप हाइड्रोजन का देखोगे तो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल गया, ठीक है, उसको दोस्त मिल गया, तो उसका यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हो रही हैं, ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी, इसीलिए हम इसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। अब हमें हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ना है, वो है इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो होती हैं वो सिर्फ लेबोरेटरी में ही नहीं होती, बल्कि हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में भी होती हैं। इसके दो कॉमन इफेक्ट्स होते हैं, एक तो कोरोजन और एक रेंसिडिटी। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मेटल्स धीरे धीरे अपने इन्वायरमेंट के सब्सटेंस जैसे मॉइस्चर और एसिड्स के साथ केमिकल रिएक्शन करके ख़राब होने लगते हैं। इस प्रोसेस में मेटल की सरफेस पर ऑक्साइड या दूसरे कंपाउंड्स की लेयर बन जाती है। इसका इम्पैक्ट ये होता है कि कोरोजन से मेटल कमज़ोर हो जाता है और उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी कम हो जाती है। इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? कोरोजन को रोकने के लिए मेटल्स पर प्रोटेक्टिव लेयर जैसे पेंट या गैल्वेनाइजेशन लगाई जाती है। इससे मेटल्स ऑक्सीजन और मॉइस्चर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते। इसके एग्जांपल्स हैं आयरन पर रस्टिंग लगना, सिल्वर का टार्निशिंग और कॉपर पर ग्रीन कोटिंग बन जाना। ये सब कोरोजन्स के एग्जांपल हैं। दूसरा आप पढ़ते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी फैट्स और ऑयल्स के ख़राब होने की प्रोसेस है, जिससे फूड में अनप्लीजेंट टेस्ट और स्मेल आ जाती है। ये तब होता है जब फैट्स और ऑयल्स हवा के ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। जैसे आपने चिप्स का पैकेट तो खाया ही होगा, जब आप उसे ओपन करके कुछ देर के लिए छोड़ देते हो तो उसका जो टेस्ट होता है वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो नाइट्रोजन भरी होती है, जो फूड को प्रोटेक्ट कर रही होती है, वो निकल जाती है एंड जो फूड है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर ख़राब हो जाता है। अब इसका इम्पैक्ट ये होता है कि रेंसिडिटी के कारण फूड प्रोडक्ट्स का टेस्ट और स्मेल ख़राब हो जाती है और उनकी शेल्फ़ लाइफ भी कम हो जाती है। इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? रेंसिडिटी को रोकने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाए जाते हैं। फूड को एयरटाइट कंटेनर्स में स्टोर कर सकते हैं या फिर उनको रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। एग्जांपल्स इसके हैं स्पॉइल्ड बटर, ऑयल कुकिंग ऑयल और स्टेल चिप्स, ये सब रेंसिडिटी के एग्जांपल्स। तो आज हमने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझे। उम्मीद है अब ये चैप्टर आपको इजी और इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर पे। थैंक यू।